हेलो दोस्तों, मैथ साइंस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मैथ साइंस वर्ल्ड और आज के सेशन में हम फिर से आपके सामने आए हैं एडुटेरिया के सेट प्रैक्टिस नंबर 6 को लेकर के, जो हर एक एग्जाम के लिए जीके जीएस जिसमें पूछता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे बाहर जीके जीएस नहीं पूछा जाता है। आप इसको ज़रूर प्रैक्टिस करें अपने एग्जाम के व्यू से। तो चलिए हम सेट प्रैक्टिस नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, हेलिना रक्षा उपकरण को किस देश ने विकसित किया था? तो इसका जो राइट आंसर दे रहे हो दोस्तों, आप लोग सही दे रहे हो। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए इसका दोस्तों राइट आंसर है, यानी भारत ने किसको विकसित किया था? हेलिना रक्षा उपकरण को। अब हेलिना रक्षा उपकरण के बारे में ज़रा देखते हैं दोस्तों। हेलिना रक्षा जो है, यह रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला यानी DRDL के द्वारा, हैदराबाद द्वारा DRDO के मिसाइल और सामरिक प्रणाली है। ठीक है दोस्तों, यह 2018 से मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया था। किसको? हेलिना के बारे में बता रहे हैं दोस्तों। इसकी खास बात यह है कि यह 7 किलोमीटर जो है लंबा, इसकी क्या है अधिकतम सीमा है कि 7 किलोमीटर तक यह अपने टारगेट को डिस्ट्रॉयड कर सकता है। यह एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है, यानी एडवांस तो है, साथ में बहुत हल्की हेलीकॉप्टर के साथ में है और इसको विकसित किया गया था। यह जो है दिन में भी मार कर सकता है और रात में भी। क्या? हेलिना। ये इसमें विस्फोटक प्रतिक्रियाशील लगा हुआ है। यह युद्ध को भी तबाह करने के लिए यह दोस्तों बनाया गया है। इसे सेना में, वायुसेना हेलीकॉप्टरों में एकीकरण के लिए विकसित किया गया दोस्तों। यदि क्या हेलिना को अगर वायुसेना में लिया गया तो इसका एक अलग नाम दिया गया, ध्रुवस्त्र नाम से इसको जाना गया। इसमें 2 मोड होते हैं दोस्तों। एक होता है टॉप अटैक मोड। टॉप अटैक मोड में होता है कि ये पहले मिसाइल को दागने के बाद ये काफ़ी ऊंचाई पर जाता है। ऊंचाई पर जाने के बाद फिर अपने टारगेट को लॉक करता है, ऊपर से नीचे तेजी से आकर के मिसाइल को डिस्ट्रॉयड करता है। इस मोड को बोला जाता है टॉप अटैक मोड। एक होता है डायरेक्ट हिट मोड। जब यह दुश्मन के इलाके में जाता है तो किसी के रडार में ना आ पाए, इसलिए बहुत कम हाइट पर भी उड़ सकता है। कम हाइट पर उड़ेगा दोस्तों तो किसी के रडार में नहीं आएगा और अपनी टारगेट को आसानी से भेज सकता है। इसे किसने बनाया था दोस्तों? DRDO के टैंक रोधी मिसाइल के लिए इसको एक डिजाइन और विकसित किया जा रहा है। यह जानकारी था हेलिना के बारे में दोस्तों। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित में से कौन सुम्मिलित नहीं है? सुंदरवन पश्चिम बंगाल सही है दोस्तों। भितरकनिका उड़ीसा में ही है। पीताम्बरम तमिलनाडु में है। वेम्बनाड ये कर्नाटक में नहीं है दोस्तों। कहाँ है? केरल में है। कहाँ है? केरल में। सुम्मिलित नहीं है पूछ रहा, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा दोस्तों। इस प्रश्न का राइट आंसर कौन होगा? ऑप्शन डी। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3, किस बंदरगाह को काफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, जो कि ब्राजील का एक बंदरगाह है जिसका नाम है सेंटोस बंदरगाह। यहाँ काफी का बहुत बड़ा क्या होता है दोस्तों? मंडी लगता है, कहवा का मंडी लगता है। कहाँ? ब्राजील में। ब्राजील के सेंटोस बंदरगाह जो फेमस है, वह फेमस है कॉफ़ी के लिए दोस्तों। ठीक है, चलिए हम इसको देखते हैं। सेंटोस जो बंदरगाह है, यह ब्राज़ील का एक बंदरगाह है दोस्तों। किसका बंदरगाह है? यह एक ब्राज़ील का बंदरगाह है, जो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा कंटेनर टर्मिनल भी है। दक्षिण अमेरिका से जो भी बंदरगाह, दक्षिण अमेरिका जो क्या है, एक सब कॉन्टिनेंट है, महादेश है, उसका सबसे बड़ा कंटेनर शिप है। सेंटोस बंदरगाह में बहुत सारे कंटेनर बने हुए हैं दोस्तों, और यह कॉफ़ी के लिए बहुत बड़ा बंदरगाह माना जाता है, जिसमें से 48% जो हिस्सेदारी है यह किसकी है? CMGS ग्रुप की है दोस्तों। CMGS ग्रुप दुनिया भर के करीब 60 टर्मिनल में अपना निवेश कर चुकी है। तो यह रहा आपका कुछ जानकारी सेंटोस बंदरगाह के बारे में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान स्थित है दोस्तों हैदराबाद में। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अब राष्ट्रीय पोषण संस्थान के बारे में थोड़ा सा पढ़ते। राष्ट्रीय पोषण संस्थान NIN कहाँ स्थित है दोस्तों? हैदराबाद में स्थित है। यह एक सार्वजनिक स्वास्थ्य, जैव प्रौद्योगिकी और अनुवाद अनुसंधान है दोस्तों। यह जिसकी जो स्थापना हुई थी 1958 में हुई थी। यह किसके थ्रू आता है? यह भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के तहत आता है। और इसकी जो स्थापना किन्होंने किया था? सर रॉबर्ट मैककार्डिसन ने किया था। कब? 1918 में इसकी शुरुआत किया गया था। कहाँ से? कुन्नूर से किया गया था, तमिलनाडु के कुन्नूर से। शुरुआत में इसका नाम था बेरी बेरी इक्वायरी इसका इक्वायरी नाम था किसका? राष्ट्रीय पोषण संस्थान का। बाद में साल में 1969 में इसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया? राष्ट्रीय पोषण संस्थान कर दिया गया। यह किसकी एक यूनिट है दोस्तों? यह उस्मानिया विश्वविद्यालय की एक संगठन है, एक यूनिट है उस्मानिया विश्वविद्यालय की। इसका जो मुख्य काम है दोस्तों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों के जो आहार होता है, फूड होता है, उसके संबंधी क्या दिशा निर्देश देना इसका मुख्य काम है। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन किन राज्यों में पाया जाता है? तो यह पाया, ऑप्शन है हमारे पास पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर, यह नहीं पाया जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, हाँ यहाँ पाया जाता है।
अरावली पर्वत श्रृंखला यहाँ नहीं पाया जाता है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियाँ यहाँ पाया जाता है दोस्तों, यानी कहाँ पाया जाता है, दूसरा ऑप्शन नंबर और 4 सही है। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा दोस्तों। कौन सा होगा, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 है, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है। तो जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है वह उदाहरण है वलित पर्वत का। किसका, वलित पर्वत का। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा दोस्तों। अब 8वां देखिए, करेवा वैली स्थित है। तो करेवा वैली जो स्थित है यह कश्मीर में है दोस्तों, जो सेव, नाशपाती आदि फल के लिए बहुत ही फेमस है। तो करेवा वैली के बारे में थोड़ा सा, जो करेवा वैली है दोस्तों यह कश्मीर घाटी की झीलों का निक्षेप है। झीलों से जो मिट्टियाँ आया है वो ऊपर से वह वहाँ के ज़मीनों पर पड़ गया है, जो कि बहुत ही उपजाऊ होता है दोस्तों। करेवा घाटी जो है यह हिमनद मिट्टी और हिमोट का मोटा जमाव है, बहुत ऊंचा जमाव है करेवा। यह चपटी चोटी वाले टीले हैं और इसमें क्या, करेवा जो है केसर, सेव, सबसे ज़्यादा केसर के लिए फेमस है दोस्तों। यहाँ केसर जो है करेवा के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। सेव, अखरोट, बादाम, आर्किड की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है कौन, करेवा घाटी। करेवा जो स्तनधारियों के जीवाश्मों के लिए भी जाना जाता है। करेवा शब्द का मतलब होता है उच्च पठारी भूमि। करेवा में जो नदी निकलता है झेलम नदी और उनकी सहायक नदियों के मैदानों के जो उपजाऊ मिट्टी है उसी को करेवा बोलते हैं। करेवा तलछल में रेत, मिट्टी, गाद, लिग्नाइट और बाजरी शामिल भी है दोस्तों। प्रश्न संख्या 9 देखेंगे, किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया। ऑपरेशन जीरो आवर किस के दौरान चलाया गया था। तो ये चलाया गया था भारत छोड़ो आंदोलन किनके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। यानी ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर। भारत जो क्या है, ऑपरेशन जीरो आवर कब चलाया गया था दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने चलाया था। यह ऑपरेशन 9 अगस्त 1942 को चलाया गया था। इस ऑपरेशन के तहत ज़्यादातर नेताओं को क्या कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। अब भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था दोस्तों, 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। किनके द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा। यह कहा था, यह अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मुंबई सत्र में शुरू किया गया था। कहाँ से, यह जो कांग्रेस का था कमेटी मुंबई से, वहाँ से यह शुरू किया गया था। ठीक है दोस्तों, इस आंदोलन को अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन की कुछ खास बात यह है दोस्तों कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है ब्रिटिश सरकार को जड़ से खत्म करने के लिए किया चलाया गया था। इसी आंदोलन के तहत भारत छोड़ो का नारा दिया गया था। अब महात्मा गांधी ने करो या नारा का दिया इसी समय दिया था। यह आंदोलन शांतिपूर्ण और अहिंसक था। इस आंदोलन के दौरान जो है बलिया, तामुलक, सतारा, तलचर ये समानांतर सरकारें बन गई थी। यानी अपने आप को क्या मान लिया था, आज़ाद घोषित कर लिया था। ठीक है दोस्तों, कब, जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उस समय। प्रश्न संख्या 10 देखेंगे, किस व्यक्ति ने रॉलेट एक्ट को जानबूझ करके हत्या कह करके संबोधित किया था। तो इन्होंने किया था, इनमें से जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा CF एंड्रूज को। एंड्रूज जो है रॉलेट एक्ट को एक दिया था नाम, उस नाम का था जानबूझ करके की गई हत्या। किसको बोला गया था, रॉलेट एक्ट को। किनके द्वारा, CF एंड्रूज के द्वारा। प्रश्न संख्या 11 है, वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। तो जो दोस्तों वन संरक्षण अधिनियम है यह पारित किया गया था 1980 के ईस्वी में। 1980 यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 देखेंगे, इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस है। कौन सी गैस है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है इनमें सभी, जलवाष्प भी है, ओजोन भी है, मीथेन भी है। इसमें से क्या हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। यानी ऑप्शन डी प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 13 देखेंगे, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है। तो सिगरेट के जो धुएं में मुख्य प्रदूषक है दोस्तों वह है कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं कार्बन मोनोऑक्साइड यह है दोस्तों, और बेंजीन भी है। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोनों होगा, बी और सी, यानी प्रश्न का ऑप्शन जो होगा डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 देखेंगे, गैसोहॉल मिश्रण है। तो गैसोहॉल किसका मिश्रण है दोस्तों, तो वह है पेट्रोल और किसका, एल्कोहल का मिश्रण है। पेट्रोल जो होता है इसमें 90% होता है और एल्कोहल 10% होता है। दोनों को मिला करके पेट्रोल माना जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, गैसोहॉल बोलते हैं दोस्तों, गैसोहॉल। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो। प्रश्न संख्या 15 है, यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील हो, वृत्ताकार पथ पर क्या है दोस्तों, गतिशील हो, इसका जो क्या है, इसका त्वरण बढ़ता है, घटता है, परिवर्तित रहता है या एक समान रहता है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों परिवर्तित होता है। वेग जो होता है परिवर्तित होता है। कैसे, तो देखिए हम एक सर्किल बनाते हैं दोस्तों, यह एक सर्किल है, ठीक है। इस सर्किल में क्या होगा कि कोई व्यक्ति ऐसे दौड़ रहा है तो थोड़ा सा अंदर की ओर झुकेगा, फिर अंदर की ओर झुकेगा, फिर अंदर की ओर झुकेगा। इस तरीक़े से इसका हर समय में क्या होगा, जो वेग है वो हर समय परिवर्तन होगा दोस्तों, वेलोसिटी इसका हर समय परिवर्तन होगा। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 16 देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। एक में था आमीटर। आमीटर से क्या मापा जाता है, आमीटर से मापा जाता है, आमीटर से विद्युत मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, सापेक्ष आर्द्रता, ठीक है दोस्तों। बैरोमीटर से क्या मापते हैं, बैरोमीटर से दाब मापते हैं, मिला दिया। और वाट किसकी यूनिट है, शक्ति। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। इस
प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17, बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था? तो बहिष्कृत नामक प्रकाशन जो है पुस्तक का जो राइटर थे वह थे बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं अगले प्रश्न की। हमारा आज का 18वां प्रश्न है, आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है राजा राम मोहन राय जी को, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। कौन? राजा राम मोहन राय जी। प्रश्न संख्या 19 है दोस्तों, ड्यूस डबल फॉल्ट जैसे शब्द का संबंध किस खेल से है? तो ड्यूस या डबल फॉल्ट जैसे खेल का संबंध लॉन टेनिस से है दोस्तों, लॉन टेनिस, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 देखेंगे, प्राक्कलन समिति के संबंध में निम्न में से कौन सा विचार किया गया? इनमें सदस्यों की संख्या 25 होती है, गलत है। इसके तहत सदस्य 10 वर्ष के लोकसभा और 15 वर्ष के राज्यसभा होते हैं, यह भी गलत है। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, गलत है। कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो दोस्तों वह हो जाएगा डी, केवल 4 जो है सही है, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 21, राज्यपालों की सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यपालों की सम्मेलन की अध्यक्षता करते हैं राष्ट्रपति, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है दोस्तों, सूची 1 और सूची 2 को सही मिलान करें। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करेंगे दोस्तों तो भाग जो है 5 संबंधित है संघ सरकार से, यानी पहला का जो होगा ये सही है दोस्तों। और भाग 10 है किससे? भाग 10 है दोस्तों अनुसूचित जाति और जनजाति, यानी निर्वाचन जो है वह संबंधित है भाग 12 में। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वह है 15 में। अनुसूचित जाति और जनजाति जो है वह है 10 में, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की। देखेंगे प्रश्न संख्या 23, आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में क्या लिया गया था? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया था राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यह भी लिया गया था। राष्ट्रपति को निर्वाचित पद्धति, यह भी लिया गया था। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, यह भी लिया गया था। यानी इस प्रश्न का जो होगा ऑप्शन डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे 24 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अभिलेखित न्यायालय का दर्जा देता है? तो जो उच्च न्यायालय को अभिलेखित न्यायालय का दर्जा दिलाता है वह है अनुच्छेद 215 में, अनुच्छेद 215, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलेंगे प्रश्न संख्या 25, भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो जो भारत का संविधान है वह है एकात्मक तथा विशेष स्थिति में संघात्मक, यानी प्रश्न का जो सी ऑप्शन होगा वह राइट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 26, भारत का संविधान कहता है कि अपशिष्ट अधिकार किसके पास रहेंगे? तो जो अपशिष्ट अधिकार रहेंगे वह रहेंगे संघ की संसद के पास, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 27, किस प्रस्ताव को पारित किए जाने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है? मंत्रिपरिषद को कब इस्तीफा देना पड़ता है? जब अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद सब भंग कर दिए जाते हैं, इस्तीफा देना पड़ता है। अब प्रश्न संख्या 28 देखेंगे, लोक लेखा समिति से संबंधित तथ्यों में कौन सही है? पहला ऑप्शन है इनमें से कुल 22 सदस्य होते हैं, राइट है। इनमें राज्यसभा के 15 सदस्य होते हैं, गलत है। इस समिति के सदस्यों को प्रतिवर्ष अनुपातिक प्रतिनिधि के आधार पर चयन किया जाता है, ये सही है दोस्तों। यानी इसमें ऑप्शन ए और तीसरा सही है। तो किस ऑप्शन में है दोस्तों? यह है ऑप्शन नंबर ए में, यानी इस प्रश्न का जो होगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 देखेंगे, गिल्स एड्ज मार्केट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो गिल्स एड्ज मार्केट है वह संबंधित है सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 30 का कहता है चालू खाते के संदर्भ में किस वर्ष रुपयों को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया? तो चालू खाते के संदर्भ में कब किया गया था? तो यह किया गया था 1994 में साथियों, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 कहता है डायमेंटिना गर्त खाई किस महासागर में स्थित है? तो डायमेंटिना जो खाई है वह स्थित है कहाँ दोस्तों? हिंद महासागर में, ऑप्शन जो बी होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हिंद महासागर, इंडियन ओशियन में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 32 देखेंगे, बरमूडा त्रिभुज का त्रिकोण किस महासागर में स्थित है? तो जो बरमूडा त्रिएंगल है दोस्तों यह बहुत ही खतरनाक है, इसके ऊपर से गुजरने वाले हवाई जहाज को भी यह अपने गुरुत्वाकर्षण के द्वारा खींच लेता है। तो यह स्थित है कहाँ? ऑप्शन के अनुसार देखिए आप लोग बताइए दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, यानी यह अटलांटिक महासागर में उत्तर पश्चिम में
स्थित है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। अब देखेंगे बरमूडा त्रिभुज है। जो बरमूडा ट्रायंगल है दोस्तों, यह अटलांटिक महासागर का एक रहस्यमय क्षेत्र है जिसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहते हैं। इसे क्या दिया गया, इसे डेविल ट्रायंगल्स का भी नाम भी दिया गया। यह क्षेत्र जो है बरमूडा, मियामी और प्यूरिको के बीच में स्थित है। तीन देश हैं, तीनों देश के बीच में स्थित है। इसका जो क्षेत्रफल है 5 लाख वर्ग मील है। इतना स्थित में अगर कोई हवाई जहाज भी ऊपर जाता है या पानी के जहाज तो वह सुरक्षित नहीं निकलता है दोस्तों। यह जो है भूमध्य रेखा के नज़दीक है। इसका दूसरा नाम है डेविल्स ट्रायंगल। और यह बरमूडा ट्रायंगल में कई जहाज और विमान क्या हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चुंबकीय जो है अनियमितताएं पाए जाते हैं। बरमूडा ट्रायंगल में पिछले 100 सालों में 75 हवाई जहाज और 100 से भी ज़्यादा छोटे जहाज गायब हो चुके हैं और यहाँ पे 1000 लोगों की मौत हो चुका है। यही एरिया है दोस्तों जिसको बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 33 है, आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप है, यानी आग्नेय चट्टान किसका रूपांतरित रूप है दोस्तों? तो वह है नीस पर्वत का। किसका? यह है नीस पर्वत का। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 देखेंगे, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? तो जो अंतरिम सरकार थी उसमें मुस्लिम लीग के टोटल कितना शामिल था? तो टोटल 5 शामिल थे दोस्तों। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत की जो अंतरिम सरकार थी इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य को जानेंगे। यह अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को बनी थी। यह कब बना था? यह गठन जो था ब्रिटिश उपनिवेश से आज़ाद भारत में जो बदलाव करने का प्रबंधन था उसके लिए इसकी गठन किया गया था। यह जो सरकार थी कब तक चली थी? यह अंतरिम सरकार 15 अगस्त 1947 को चली थी, जब तक कि देश आज़ाद ना हो जाए। सरकार जिसको नेतृत्व कर रहे थे कौन? पंडित चाचा नेहरू कर रहे थे। और अंतरिम सरकार की जो वायसराय की कार्यकारिणी थी वही आगे चल करके मंत्रि परिषद की तरह काम करती थी। इसके कई विभाग थे जिनमें से गृह विभाग और सूचना प्रौद्योगिकी प्रसंचारण जो विभाग था इसके जो मिला था, किनको मिला था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को मिला था। रक्षा विभाग मिला था बलदेव सिंह को। शिक्षा और कला विभाग चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी यानी शिक्षा मंत्री यही थे। रेलवे और परिवहन विभाग यानी रेलवे और परिवहन मंत्री जो थे वो थे आसफ अली। श्रम विभाग मिला था जगजीवन राम जी को। खाद्य और कृषि विभाग राजेंद्र प्रसाद थे और उद्योग और आपूर्ति विभाग जॉन मथाई जी थे। अंतरिम सरकार के बाद जो नवनिर्वाचित संविधान सभा ने 15 अगस्त 1946 को सबसे आखिरी अंतरिम सरकार की जगह ले ली थी। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है 35, अनवार ए सुहाइली किसका फारसी अनुवाद है दोस्तों? तो अनवार ए सुहाइली जो अनुवाद है यह है पंचतंत्र का, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न 36, भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन किस देश की देन मानी जाती है? तो यह माना जाता है पुर्तगालियों को। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अब जरा सा हम देखेंगे प्रिंटिंग प्रेस के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन पुर्तगालियों के जरिए हुआ था। किसके जरिए हुआ था दोस्तों? पुर्तगालियों के जरिए। यह प्रेस 1556 में गोवा के सेंट पॉल कॉलेज में लगाया गया था। भारत में प्रिंटिंग प्रेस से जुड़ी कुछ और बातें को देखेंगे। प्रिंटिंग प्रेस लाने का जो श्रेय देता है दोस्तों वह पुर्तगालियों को जाता है, जो आप लोग को जानते हैं। और जो पूरा का श्रेय किनको मिलता है? ईसाई मिशनरी फ्रांसिस जेवियर को। ईसाई फ्रांसिस जेवियर। भारत में छपी जो पहली किताब थी इसका नाम था डॉक्ट्रिना क्रिस्टा। डॉक्ट्रिना क्रिस्टा भारत में छपी पहली किताब थी। और जो पहला अखबार था वह था बंगाल गजट, जिसे जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने 1780 में प्रकाशित किया था पहला अखबार। मुंशी नवल किशोर अलीगढ़ में देश का पहला आधुनिक प्रेस लगाए थे। इनके द्वारा जो है मुंशी नवल किशोर जी के द्वारा पहला आधुनिक प्रेस लगाया गया था। प्रिंटिंग प्रेस से जुड़ी कुछ और खास बात देखेंगे दोस्तों। जोहान्स गुटेनबर्ग ने 1440 ईस्वी में ही प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कर दिया था। प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार की बात करें तो जोहान्स गुटेनबर्ग ने किया था। प्रिंटिंग प्रेस एक ऐसा उपकरण है या एक आंतरिक उपकरण है? अब चलते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ऑप्शन पहला है महात्मा गांधी, इन्होंने लिया था। दूसरा है सरोजनी नायडू इन्होंने भी लिया था। मदन मोहन मालवीय इन्होंने भी लिया था। मौलाना आज़ाद इन्होंने नहीं लिया था। यानी इसमें एक होना चाहिए, 2 और 3। तो ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39, भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किनको मिलता है? तो भक्ति आंदोलन को उत्तर से दक्षिण लाने का जो श्रेय है वो जाता है रामानंद जी को। रामानंद, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 है, निम्न में सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। पहला है प्रथम बौद्ध संगति, ये किनके आया था? तो यह आया था अजात शत्रु के काल में, यानी पहला का चौथा हो जाएगा। दूसरा द्वितीय बौद्ध संगति, यह किनके काल में? यह थे कालाशोक, यानी तीसरा। तृतीय बौद्ध संगति, तृतीय जो बौद्ध संगति थी
वह था अशोक। एक बच गया, यह अशोक हो जाएगा तीसरा वाला दोस्तों। आखिरी बच गया चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा दोस्तों। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न संख्या 41, गांधी जी के निम्नलिखित आंदोलन को काल अनुसार व्यवस्थित करना है, पहले कौन आया था? हमारे पास प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी के निम्नलिखित आंदोलन को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था? यह चलाया गया था 1920 को। रौलक टेप कब आया था? 1919 में दोस्तों। खेड़ा आंदोलन चलाया गया था 1918 को। और अहमदाबाद मिल आंदोलन, मिल हड़ताल जो था यह भी था 1918 को। लेकिन यह चलाया गया था कब? यह इसका जो पहले कालक्रम होगा वह पहले होगा, चौथा पहले होगा, उसके बाद तीसरा, फिर दो, फिर एक, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या जो 42 देखेंगे, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो पहले नाभिक में तो होता है, यानी न्यूक्लियस में तो होता ही होता है क्या? डीएनए। लेकिन डीएनए और कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है दोस्तों। कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए यह हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 देखेंगे, किन गुणों में हार्मोन्स और एंजाइम भिन्न होते हैं? किन में जो होते हैं हार्मोन्स और एंजाइम भिन्न होते हैं? तो यह भिन्न होगा दोस्तों, ये सभी प्रोटीन नहीं है। जो है हार्मोन्स और एंजाइम दोनों प्रोटीन नहीं है, यह भिन्न है। यानी इस प्रश्न का जो ऑप्शन होगा डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या देखेंगे 44, निम्न प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण क्या होगा? जीरोपैलेथेलीमा होता है। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या आप देखेंगे 45, एक बायोटिक जिसमें अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है वह क्या है? वह है दोस्तों सोनोग्राफी। इस प्रश्न का राइट आंसर सोनोग्राफी ये हो जाएगा। सोनोग्राफी के बारे में जरा देखेंगे, अल्ट्रासाउंड के जरिए बच्चों को गर्भ में कोई समस्या नहीं है इसकी जांच का पता लगाने के लिए अल्ट्रासोनिक का प्रयोग किया जाता है, जिससे बच्चे का वजन, उसकी लंबाई, आकार, शिशु के दिल की धड़कनें, बच्चों की संख्या और अन्य गतिविधियों का पता लगाया जाता है। साथ ही इसमें प्लेसेंटा की उपस्थिति या स्थिति भी दर्शाया जाता है, किससे? अल्ट्रासोनिक के द्वारा, जिसको हम लोग सोनोग्राफी कहते हैं। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या देखेंगे 46, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी आवर्त काल बराबर होता है टी बराबर 2π√L/G। या क्या बोला दोस्तों? 4 गुनी, यानी L 4 गुना है, L रूट में है तो रूट निकालेंगे तो हो जाएगा 2 गुना। 2 गुना हो जाएगा दोस्तों। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 47, वायु अंगार में मुक्ता घटक होता है, यानी वायु गैस जो होता है उसमें मुक्ता कौन सा घटक होगा दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह होता है, देखिए दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस में नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 48, इनमें से कौन सा हार्मोन्स पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है? तो पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित नहीं होता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह होता है दोस्तों कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन जो होगा पीयूष ग्रंथि से हार्मोन्स नहीं होता है। पीयूष ग्रंथि की बात करें दोस्तों तो ये देखिए, यह हमारे कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में पाया जाता है। मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस के नीचे एक जो होता है ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है दोस्तों, इससे क्या नहीं पाया जाता है? हार्मोन्स। प्रश्न संख्या देखेंगे 49, मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है? तो ये बोला जाता है डिंड वाहिनी नलिका। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए होगा दोस्तों। डिंड वाहिनी नलिका को मादा का सबसे मेन अंग बोला जाता है। अब चलते हैं कहाँ? प्रश्न संख्या 50, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद है? यानी कार्बोहाइड्रेट पाचन होगा तो सबसे लास्ट में क्या बनेगा? इस प्रश्न का उत्तर आप जरूर कमेंट करें। तब तक के लिए हमारे वीडियो को देखते रहिए। धन्यवाद।